Good morning, children. Now we will continue the next part of chapter 9, freedom movement and related events. लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी थी और ये तय किया गया था लाहौर कन्वेंशन में 1929 में कि अगर ये 11 डिमांड्स नहीं मानी गई, टोटल इंडिपेंडेंस का जो प्रपोजल है उसे लॉर्ड इरविन ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। और इसी प्रोग्राम के को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका फर्स्ट जो पार्ट था दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया और लॉन्च करके सबसे पहले उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने कलीग्स के साथ गुजरात के सी शोर पर गए। दांडी से उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की और गुजरात के सी शोर पर लगभग 200 मील तक साबरमती आश्रम से चलते हुए गए। लोगों जहाँ पर भी वो पहुँचे लोगों ने उन्हें बहुत ही एंथुजियास्टिकली वेलकम किया और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पर पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपनी कलीग्स के साथ सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और यहाँ से उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जल्द ही गांधी जी जो थे उन्होंने लॉज को डिफाइड करना शुरू कर दिया। कंट्री में जितने भी लोग थे हर जगह पूरे देश में लोगों ने ब्रिटिश रूल को तोड़ना शुरू कर दिया। कई प्लेसेस पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किए गए। जंगल लॉ को भी ब्रेक किया गया मध्य प्रदेश में, मुंबई में, कोलकाता में और भी दूसरी प्लेसेस पर स्ट्राइक्स की गई। परिषद के मेंबर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब्स छोड़ दी। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। विमेन महिलाएं जो थी वो लिकर शॉप के सामने धरना पर बैठ गई और फॉरेन क्लोथ्स की शॉप के सामने भी धरना किया गया। गुजरात के धरासान में धरना किया गया जिसमें 2500 वॉलंटियर्स ज्वाइन हुए। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान की लीडरशिप में जो वॉलंटियर्स थे जिन्हें पॉपुलरली लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और यरवाड़ा की जेल में पुणे में उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। इसी कॉन्सिक्वेंस में बहुत हाई इंटेंसिटी प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई, शोलापुर और भी जो देश की जगह थी वहाँ पर। तैयब जी और उसके बाद सरोजिनी नायडू ने जो है गांधी जी के अरेस्ट के बाद उनके लीडरशिप को फॉलो किया और जो मूवमेंट था अपने पीक पर पहुँच चुका था जून 1930 तक। लाठीचार्ज, इम्प्रिजनमेंट और लॉ डिफाइंस के लिए फाइन्स भरना ये बहुत ही कॉमन हो चुका था। अब खादी पहनना, गांधी टोपी पहनना ये ऑफेंस का जो था ऑफेंस को कंसीडर कर रहा था। कांग्रेस जो थी वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। मीनवाइल वहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया लंदन में 1930 में। ये जो कॉन्फ्रेंस था इस बात का एविडेंट था कि प्रॉब्लम जो है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कांग्रेस का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी था इसके लिए, तो इसी सिनेरियो में गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल से छोड़ दिया बिना किसी शर्त के 26 जनवरी 1931 को। और रिलीज़ होने के बाद गांधी जी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक बातचीत की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रिजनर थे जिन पर वायलेंस का कोई भी चार्ज नहीं था उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और सॉल्ट को पर्सनली कंजप्शन, सॉल्ट जो कि एक पर्सनल कंजप्शन है उसके उस पर से जो भी टैक्स लगाया गया है उसको हटाया जाएगा और लिकर शॉप के सामने धरना देने की परमिशन दी जाएगी। तो ये कुछ डिमांड्स रखी गांधी जी ने और ये इस पैक्ट के तहत, लॉर्ड इरविन पैक्ट के तहत इन डिमांड्स को माना गया और समझौता किया गया इस पर। देन फास्ट अनटू डेथ पुणे पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एक साइड तो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी यूज़ कर रही थी और दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी उसने। गवर्नमेंट ने सेपरेट रिजर्व्ड सीट्स अलॉट कर दी थी दलित्स के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। ये जो पॉलिसी थी वो दलित और जो ड्रिफ्ट पीपल थे हिंदूज में उनको
अलग उनके बीच में दरार डालने के लिए किया गया था। दलित्स और हिंदुओं के बीच में दरार डालने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। गांधी जी ने इस मूव को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मूव को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। इसी स्पाइट में अगस्त 1932 में गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया मैकडोनाल्ड के लिए, जिसमें दलित के लिए अलग इलेक्टोरेट जो है रिजर्व कर दिया गया। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और इसको कैंसिल करने के लिए कहा, और उसको कैंसिल करने के लिए वो धरना पर बैठ गए। फास्ट अनटू डेथ किया। मतलब फास्ट अनटू डेथ का मतलब है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वो फास्ट पर बैठे रहे। पूरा देश जो था गांधी जी के फास्ट अनटू डेथ को लेकर के बहुत एंग्जाइटी में आ गया, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इतने डेलिकेट मोमेंट का सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था। तो पुणे में एक एग्रीमेंट किया गया बिटवीन हाई कास्ट हिंदू एंड दलित्स। हिंदुओं और दलितों के बीच में फिर एक जो है समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दोनों ने बैठकर के ये एग्रीमेंट किया। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। फाइनली गांधी जी ने अपना फास्ट एंड कर दिया। 2 मई 1933 को गांधी जी को जेल से भी छोड़ दिया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एनफोर्स किया, जिसके अकॉर्डिंग जो ड्यूअल गवर्नेंस था सेंटर पर और प्रोविंसेस पर, वो फुली रिस्पॉन्सिबल होगा रूल के लिए। जो एक्ट था उसे क्रिटिसाइज़ किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू इंडिया में। इसका जो रीज़न था वो ये था कि वहाँ पर कोई भी टोटल इंडिपेंडेंस को मेंशन नहीं किया गया था, जिसकी डिमांड कांग्रेसी कर रहे थे कई सालों से। तो 1935 एक्ट के प्रोविज़न में जो ये प्रोविज़न रखा गया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटल इंडिपेंडेंस की बात कहीं भी मेंशन नहीं की थी। इसलिए ये जो एक्ट था इसका जो है बहिष्कार किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। और प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुए 1937 में, जिसमें कांग्रेस जीत गई और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री बनाई। ठीक है। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में पॉलिटिकल स्टेज जो था इंडिया का, उसमें एक हिस्टोरिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये लिटरली बहुत मास मूवमेंट था, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। ये ट्रूली सेल्फ इंस्पायर्ड और सेल्फ ड्राइवन मास मूवमेंट था, जिसका रिजल्ट इंटेंस डिज़ायर था। लोगों में बहुत गहरी इंटेंसली डिज़ायर्ड थे लोग अपनी फ्रीडम को गेन करने के लिए। ठीक है। तो आज़ादी पाने के लिए लोगों ने, भारतीयों ने इस मूवमेंट को चलाया। कई रीज़न थे रूट पर इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इंडिया जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको उसमें फोर्स कर रहे थे उसे ज्वाइन करने के लिए। फिर वॉर का शेडो कंट्री पर आ रहा था वॉर में शामिल होने को। जो वॉर हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका जो असर था वो हमारे देश पर भी आ रहा था। हमारे देश की इकोनॉमी जो है वर्स होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ता जा रहा था। जो प्रॉफिटियरिंग और एक्सप्लॉयटेशन था वो कंटिन्यू चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस ऐसे कंडीशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर से स्टार्ट करेगी, और 8 अगस्त को रात में क्विट इंडिया प्रपोजल पास किया गया मुंबई में मेजॉरिटी के साथ। और इस ओकेजन पर गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को फ्री समझे। हर व्यक्ति जो देश में है वो आज़ाद है, सबको ऐसा ही कंसीडर करना है। और उसे जो है फ्रीडम, रियलिटी में फ्रीडम अचीव करने के लिए अपना जीवन तक अगर देना पड़े तो उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। गांधी जी ने ये भी कहा कि मैं टोटल इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या तो मैं आज़ादी लूंगा या फिर अपनी जान दूंगा। यहाँ तक कि मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले 9 अगस्त को गवर्नमेंट ने जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और भी दूसरे जो मेंबर्स थे वर्किंग कमेटी के, उनको जेल पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया और पुणे की जेल में भेज दिया। ये जो एक्शन था गवर्नमेंट का, वो इससे जो मूवमेंट था और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और ज़्यादा
बिना किसी एफर्ट के और तेज़ हो गया। जो मॉब था, जो भीड़ थी, वो रोड पर इकट्ठा होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी, डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगी, पब्लिक मीटिंग्स होने लगी जगह जगह पर देश में। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे टाउन थे और डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पर भी लोग ऑर्गेनाइज हुए स्ट्रगल करने के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पोर्टेंस जो है, ये कहा जा सकता है कि इसने कंट्री को इंस्टेंट फ्रीडम दिलाने की डिमांड की। ठीक है, तो एजिटेटर्स थे, एजिटेटर्स मतलब जो गुस्साए हुए लोग थे, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मीन्स को डैमेज कर दिया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को डैमेज कर दिया, हर कानून को तोड़ा, और पुलिस ने भी अपनी तरफ से हर हार्श रिएक्शन दिखाया, हर तरह से सप्रेशन किया। जो एजिटेशन था वो बहुत बढ़ चुका था, नॉन वायलेंस तक पहुंच चुका था। पुलिस ने ओपन फायर किया इनडिस्क्रिमिनेटली एजिटेटर्स पर, लाठी चार्ज किया, और हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उनको अरेस्ट भी कर लिया। इसी सप्रेशन के तहत गुस्से में जबलपुर में, सागर, मंडला, बैतूल मध्य प्रदेश में, और भी कई छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, यहाँ पर मूवमेंट बहुत तेज़ी से चला। जो एजिटेटर्स थे उन्होंने अपना एंगर एक्सप्रेस किया बाय बर्निंग रेलवे स्टेशन, डीरेलमेंट, फॉलिंग द इलेक्ट्रिक पोल्स, डैमेजिंग गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स। इस तरह से उन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाया। हज़ारों की संख्या में लोग जो मारे गए यहाँ सप्रेशन के दौरान। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिया गया। जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इस समय पर जब सारे ग्रेट लीडर्स इम्प्रिजन थे, तब अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, जयप्रकाश नारायण और जो कुछ और भी जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए और वहीं से वो मूवमेंट को कंडक्ट करते रहे। इन सब के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो अभी भी डिमिसिव रही। चर्चिल ने कांग्रेस को ब्लेम किया इस वायलेंस के लिए। गांधी जी ने इस सप्रेसिव एक्शन के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम किया। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 3 वीक्स का फास्ट स्टार्ट कर दिया। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होने लगी और वो उनका विल पावर लेकिन अभी भी वैसा ही मजबूत बना रहा। हालांकि वो उस समय प्रिजन में थे। 23 फरवरी 1944 को उनकी वाइफ कस्तूरबा की डेथ हो गई। तो धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो डाउन होने लगा और 6 मई 1944 को गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल से छोड़ दिया क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो खराब होने लगी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था एक कांग्रेस मोटिवेटेड मूवमेंट था। इसे ना केवल इसे हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया था, मुस्लिम लीग या सोशलिस्ट पार्टी ने इसे सपोर्ट नहीं दिया। ऑल्दो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कई पीपल जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो पर्सनल लेवल पे उन्होंने किया था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था बेसिकली कांग्रेस ओरिएंटेड प्रोग्राम ही था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था सक्सीड नहीं हुआ अपने गोल में, सक्सेसफुल नहीं हो पाया ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड को फुलफिल कराने में, जिसे ब्रिटिशर्स जो है लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। तो इसी मूवमेंट के कारण जो इंटरनेशनल ओपिनियन था वो फॉर्म होने लगा इंग्लैंड में। दैट्स वाई इस मूवमेंट के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का क्वेश्चन उठाया जाने लगा अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया का जो शासन है वो उन्हें देने के लिए पर विचार करने लगी। ठीक है, अब है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रिएक्शनरी पॉलिसी थी जो थी ब्रिटिश रूल की, उसके दौरान उसके चलते रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ इंडिया में 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में। बंगाल के पार्टीशन के बाद रेवोल्यूशनरी फीलिंग डेवलप होने लगी लोगों में। रेवोल्यूशनरीज जो थे वो बिलीव कर रहे थे कि पॉलिटिकल राइट्स वो नॉन वायलेंट तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से वो अचीव कर पाएंगे। रेवोल्यूशनरीज जो थे वो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल के लिए वायलेंस और का ही सही तरीका मानते थे ब्रिटिश रूल को डराने के लिए। वो चाहते थे कि वो उनकी जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, उसे
फॉरेन रूल से जल्दी आज़ादी मिले। और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने अपने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू किए और मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू की। उन्होंने आर्म्स कलेक्ट किए, एम्यूनिशन और प्रोपोगेशन किया अपने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कमिटीज़ सेटअप की बंगाल में। ये जो कमिटीज़ थी वो यूथ ओरिएंटेड थी, इसमें सब जितने भी यंग पीपल थे वहाँ के बंगाल के वो सब शामिल हुए और इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर की जो फीलिंग थी उसके बारे में, भारत की संस्कृति और इतिहास को अराउज किया लोगों में फ्रीडम की भावना लाने के लिए। ये जो कमेटी थी इनका यूज़ जो यूथ थे वो सेक्रीफाइस के लिए करते थे, अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को फॉरेन रूल से देश को आज़ाद करने के लिए। और रेवोल्यूशनरीज ने वायलेंस का पाथ इसीलिए अपनाया और उन्होंने अपने आर्म्स और एम्यूनिशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बंगाल का पार्टीशन और जो अप्रेसिव एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की और जो पीपल्स को वो इग्नोर कर रहे थे, इससे ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हो गई कि लोग वायलेंस करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरीज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जिन्होंने रेवोल्यूशनरीज इंसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट किया, जिसमें है श्यामजी कृष्णा वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर ब्रदर एंड सावरकर ब्रदर, हरि परमानंद, लाला हरदयाल, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, विपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौन और रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और भी उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल, भागवती, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमावती, ये सब कुछ रेवोल्यूशनरीज थे, इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट को आगे बढ़ाया। 1928 में साइमन गो बैक मूवमेंट स्टार्ट किया लाला लाजपत राय ने लाहौर में। इस कॉन्फ्लिक्ट में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला जी की डेथ हो गई। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो एंग्री हो गए और उन्होंने पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर शुरू हो गए। ऐसे तरीके अपनाए इन रेवोल्यूशनरीज ने कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, अप्रेसिव पॉलिसी थी, और वो जो इग्नोर कर रहे थे इंडियंस की डिमांड्स को, उसके कारण ये रेवोल्यूशनरीज जो थे नॉन वायलेंस करने के लिए मजबूर हो गए। और इन क्रांतिकारियों में बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश था और इन्होंने जगह जगह देश के सभी लोगों को अवेकन करने का काम किया। ठीक है, फिर है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे गांधी जी के कांटेक्ट में आए थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर चलाया जा रहा था। वो देश बंधु चित्तरंजन दास की जो आइडियोलॉजी थी वो उससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए गांधी जी की आइडियोलॉजी के बजाय, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो तब दुखी हो गए थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और उन्होंने स्वराज दल को ज्वाइन कर लिया था जो चित्तरंजन दास ने ऑर्गेनाइज की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में यूथ को रिप्रेजेंट किया उन टोटल इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी के साथ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था 1937 और 1938 में। जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेकंड टाइम इलेक्ट हुए तो फिर जो ओपिनियन थे गांधी जी और उनके बीच के वो उसमें डिफरेंस आने लगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने 1939 में रिज़ाइन कर दिया और अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो उसका फ़ायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए वो जापान से होते हुए पेशावर पहुँचे और
मॉस्को पेशावर पहुंचे और मॉस्को और बर्लिन गए। उनका मानना था कि उनका जो प्लान है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं वहाँ पर वो जाएं और वहाँ के लोगों से मदद लें। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाया, उसके चीफ बने वो। सुभाष चंद्र बोस जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से भी एसोसिएट थे। इस काम में उनको बहुत जो फेमस रेवोल्यूशनरीज थे रास बिहारी बोस, उनका भी कॉपरेशन मिला। ईयर 1943 में जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर थे उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने अपना इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया था इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए सिंगापुर में। और वहाँ पर उन सब ने शपथ ली थी कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडो बर्मा और बॉर्डर पर वॉर शुरू कर दिया। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने एक दूसरा अटैक किया, रामू को फ्री करवाया। कोहिमा, पालेम, टिडिम की एरियाज़ को उन्होंने फ्री करवाया ब्रिटिश के पोजेशन से। अप्रैल 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल को घेर लिया, लेकिन हैवी रेन और जो फूड सप्लाई है उसकी शॉर्टेज के कारण उन्हें ये विड्रॉ करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली जो जर्मनी और जापान की कंडीशन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कमज़ोर पड़ने लगी और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो भी वीक होने लगी और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के चलते जो सप्लाईज थी उसकी शॉर्टेज होने लगी। और सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो बेस्ट था वो करने का ट्राई किया और उन्होंने अपने हर कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे और फिर वापस उन्हें बैंकॉक वापस जाना पड़ा। अगस्त 1944 में एक एयर जर्नी के दौरान एरोप्लेन में आग लग गई और वो फार्मोसा के पास मारे गए, लेकिन हिस्टोरियन इस बात से एग्री नहीं करते हैं। ठीक है। देन मुस्लिम लीग लास्ट 25 ईयर्स जो थे 19th सेंचुरी के, उसमें ब्रिटिशर्स ने परमानेंटली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम किया और उन्हें एक दूसरे से अलग करवाने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खां को अपना वेपन बनाया। इस समय पर फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का जो था, जब 1857 का स्ट्रगल चल रहा था तब सर सैयद अहमद खां जो थे वो ब्रिटिश सर्विस में ही थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया था कि जो मुस्लिम है वो एंटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही वो 1857 के इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सैयद अहमद खां इंग्लैंड गए 1869 में और वहाँ पर ब्रिटिश कल्चर से बहुत इम्प्रेस हुआ और 1877 में जब इंडिया आए तो यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया। उनका जो इंटेंशन था वो इंडियन मुस्लिम को एजुकेट करना था वेस्टर्न पैटर्न पर। जल्द ही ये जो कॉलेज था वो मुस्लिम को इन्फ्लुएंस करने का सेंटर बन गया, जहाँ पर मुस्लिमों को इंग्लिश पीपल के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता था। बाद में जो कॉलेज था ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया और ब्रिटिशर्स का बहुत एक कड़ा समर्थक बन गया। जो पहले प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के वो मिस्टर बीक थे और उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट्स के साथ डिस्टेंस में रखा, नेशनल स्पिरिट नहीं आने दी स्टूडेंट्स में। उन्होंने 1887 में कांग्रेस कन्वेंशन के टाइम पर सर सैयद ने अहमद खान ने मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को जो था 1887 में इसी समय पर कांग्रेस कन्वेंशन हुआ जिसका सर सैयद अहमद खान ने अपोज किया, उसका विरोध किया और मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने भी कांग्रेस में जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन था उसके सेटअप को अपोज किया। तो ये हर तरह से कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस की हर पॉलिसीज़ के हर कन्वेंशन के खिलाफ थे। लेकिन धीरे धीरे जो पावर और इम्पैक्ट था कांग्रेस का वो बढ़ने लगा और जो एजुकेटेड मुस्लिम थे मिडिल क्लास उन्होंने कांग्रेस को ही ज्वाइन कर लिया। इससे बहुत ब्रिटिशर्स में एक वरी हो गया, चिंता की लहर फैल गई। उन्होंने फिर मुस्लिम्स को कांग्रेस से दूर रखने के लिए एफर्ट किए। उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो मुस्लिम है वो जो मुस्लिम्स को ये एक्सप्लेन करना शुरू किया कि कांग्रेस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और वो मुस्लिमों को उसमें ज्वाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिमों के हित के लिए वो काम नहीं करेगा। इनफैक्ट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो चाहता था कि परमानेंट डिफरेंस हो जाए हिंदू और मुस्लिम में, रिलीजन के बेस पर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशूज़ के बेस पर। और उसके लिए उन्होंने एज अ मीडिएटर काम किया जब तक कि परमानेंटली ये डिफरेंस क्रिएट नहीं हो गया। 20th सेंचुरी के शुरुआत में
कम्युनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। मुस्लिम्स का जो एक सेक्शन था वो कांग्रेस को एंटी मुस्लिम मानने लगा, और ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो कांग्रेस मूवमेंट को एंटी ब्रिटिश कहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रमोट किया जाए, और ब्रिटिश रूलर्स के इस इंडिकेशन को देखते हुए मुस्लिम के ने आगा खां के लीडरशिप में एक डेलीगेशन इस्टेब्लिश किया, जिसमें वाइसराय थे इंडिया के लॉर्ड मिंटो। उनसे मीटिंग की अक्टूबर 1906 में, और उनके सामने एक मेमोरेंडम रखा। इस मेमोरेंडम में जो मेन डिमांड थी वो थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने के लिए मुस्लिम्स के, और उसमें ज़्यादा सीट्स मुस्लिम के लिए होंगी लेजिस्लेटर में। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए उन्हें रिलैक्सेशन दी जाए, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाए मुस्लिमों के लिए, और वहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो है काउंसिल में उन्हें अपॉइंट किया जाए गवर्नर जनरल के द्वारा। अल्टीमेटली लॉर्ड मिंटो जो थे वो मुस्लिम कम्युनलिज्म के प्रमोटर थे, और इसी मुस्लिम मुस्लिमों को के जो स्टॉन्च पैट्रोनेज थे, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उन्होंने मिलकर, जो भी मुस्लिमों के समर्थक थे सब ने मिलकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश किया 30 दिसंबर 1906 को लखनऊ कन्वेंशन में। और 1907 का में जो लीग है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया और उसे एप्लीकेबल बना दिया गया। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव थे मुस्लिम लीग बनाने के, वो पहला तो ये था कि जो ब्रिटिश राज है उसमें मुस्लिमों का जो डिवोशन था उसको बढ़ाना, मुस्लिमों की जो स्वामी भक्ति थी, जो मुस्लिम्स थे इंडिया में उनका विश्वास पात्र बनना चाहते थे ब्रिटिश, है ना। दूसरा ये था कि जो डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी गई थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए मुस्लिमों के इंटरेस्ट में, वो फुलफिल हो जाए। तीसरा रीज़न ये था दैट विदाउट jeopardizing द इंटरेस्ट ऑफ द लीग कीप गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटी, है ना। मुस्लिम लीग के जो इंटरेस्ट है उसको अनदेखा ना करते हुए दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। तो जो ये ऑब्जेक्टिव थे मुस्लिम लीग के वो क्लियर थे कि ये एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए नेशनलिस्ट मुस्लिम ने इसका अपोज किया, और कांग्रेस के साथ वो कंटिन्यू रहे। ओके, तो यहाँ मुस्लिम लीग का सेटअप हो गया, और कम्युनल पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई इंडिया में, और यहीं से बैकग्राउंड बन गया इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये हम नेक्स्ट पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, इतना आप ध्यान से पढ़िए और इसको एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ओके, टिल देन गुड बाय।